मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अन अकेडमी में एंड वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। माय नेम इज जॉनथन सर और आप मुझे प्यार से जॉनी सर करके बुलाते हो। एंड हम लोग वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं यहां पर एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग फिजिक्स वाला करेंगे, केमिस्ट्री वाला तो आप आई होप सो आप पढ़ चुके होंगे। तो यहां पर अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स करेंगे फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से। फिजिक्स और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स यहां पर आपका बस इतना फर्क आता है कि साइन कन्वेंशंस आपके थोड़े बहुत उल्टे हो जाते हैं, बाकी के जो फंडे होते हैं वो एकदम बराबर होते हैं। खास करके केमिस्ट्री में और आप डिटेल में पढ़ते हो, आप एंट्रोपी तक लेके जाते हो, डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी वो सब लेके आते हो। बट यहां पर फिजिक्स में हम लोग को उतना जाने की डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बट केमिस्ट्री और फिजिक्स के फंडे एकदम सेम है, बस साइन कन्वेंशंस उल्टा होने के कारण आपको क्या होता है, आंसर आपका जब भी फिजिक्स में प्लस आना था केमिस्ट्री में माइनस आ जाएगा, जब फिजिक्स में नेगेटिव आना था तो केमिस्ट्री में प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बस साइन का उल्टा होता है, बस और कुछ नहीं, बाकी सब सेम होता है। तो बिना किसी वक्त जाया के हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे, तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। एनसीईआरटी को लिटरली जीरो से लेकर नीट लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले बात हम लोग को समझना है कि थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली है क्या। थर्मोडायनेमिक्स आपको वर्ड से ही पता चल रहा है क्या कर थर्मो मतलब कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर और हीट में यहां पर हम लोग रिलेट करना चाहते हैं, और डायनेमिक्स मतलब कुछ तो इंटर कन्वर्जेंस की बात हो रही है यहां पर, मतलब कुछ तो यहां पर कन्वर्ट हो रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स वो स्टडी है या वो साइंस है जहां पर हम लोग टेम्परेचर और हीट को हम लोग स्टडी करते हैं, और इन दोनों के बीच में का जो इंटर कन्वर्जन होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका स्टेटमेंट हमको क्या बताया, that it is the branch of physics that deals with the concept of what हीट एंड टेम्परेचर की यहां पर बात हो रही है, और इंटर कन्वर्शन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब क्या आप हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वर्क भी आपका एक एनर्जी का फॉर्मेट होता है, और क्या रिलेशन होता है हीट और टेम्परेचर के बीच में, या क्या आप हीट एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में, या दैट इज फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है, या फिर आपको क्या बहुत सारे एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो सकता है, लाइट एनर्जी हो सकता है, किसी और एनर्जी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो क्या, ये आपका सवाल आता है, और ये जवाब आपका देता है थर्मोडायनेमिक्स। फिर हम लोग बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपका एक बल्क सिस्टम का एक स्टडी है या आपका एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का स्टडी है। जब भी मैं बल्क की सिस्टम की बात करता हूं, मैं मैक्रोस्कोपिक चीज बात कर रहा हूं, मतलब आप सिस्टम को एज अ होल देख रहे हो। मतलब अगर मैं ये बॉटल की बात करूं, मैं ये बॉटल को एज अ होल देख रहा हूं, या मैं इसके अंदर जाके इसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर जाके मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है वो आपका एक मैक्रोस्कोपिक साइंस होता है। मैक्रोस्कोपिक साइंस मतलब मैं कभी भी अगर इसको एक सिस्टम मान रहा हूं, मैं अब ये सिस्टम क्या होता है, जहां पर मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूं, जहां पर मैं ऑब्जर्वेशंस कर रहा हूं या देख रहा हूं, इसको मैं सिस्टम बोलता हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये सिस्टम, सराउंडिंग यूनिवर्स, वो सब क्या है मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी के लिए ध्यान दो। अगर मैं ये पानी को फोकस कर रहा हूं तो मैं पानी को बस दूर से फोकस कर रहा हूं, मैं अंदर जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम या वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जाके मैं ये नहीं देख रहा कि उस पर क्या फर्क पड़ रहा है हीट, टेम्परेचर और एनर्जी देने में या लेने में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने क्या बोला, इट डील्स विद द बल्क सिस्टम के बारे में यहां पर बोला गया है। फिर उन्होंने क्या बोला है, इट डज नॉट गो इनटू द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूशन ऑफ मैटर। ठीक है, यहां तक एकदम सिंपल इंग्लिश में यहां पर मैंने बोला हूं या सिंपल हिंदी में बोला हूं। आई होप सो आपको यहां पर कोई भी डिफिकल्टी हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर उन्होंने बोला है द स्टेट ऑफ द गैस। अच्छा, अभी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट ऑफ द गैस जो है यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टेट ऑफ गैस क्या होता है, ये स्टेट ऑफ गैस क्या होता है? स्टेट ऑफ गैस आपको समझना है, ये आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी होता है किसका? गैस का। आइडेंटिटी ऑफ गैस होता है। अब ये आइडेंटिटी ऑफ गैस मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको स्कूल में क्या होता है, स्कूल या कॉलेजेस में क्या होता है, आपको एक आईडी कार्ड पहना जाता है, उसमें नेम होता है, उसमें रोल नंबर होता है, उसमें आपका एज होता है, पेरेंट्स का नंबर होता है, वो सब। ये क्या होता है, ये आपका आइडेंटिटी होता है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, ये आपका आधार कार्ड की तरह होता है जिससे आपकी पहचान हो सकती है। तो हर एक सिस्टम का एक स्टेट होता है। अभी वो स्टेट को हम लोग को अगर नापना है, मतलब वो सिस्टम को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं? मैं प्रेशर यूज कर सकता हूं, वॉल्यूम यूज कर सकता हूं, टेम्परेचर यूज कर सकता हूं, और नंबर ऑफ मोल्स यूज कर सकता हूं, या कॉन्सेंट्रेशन यूज कर सकता हूं। एक और बार मेरे साथ समझेंगे कि क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। प्रेशर यूज कर सकते हैं, मतलब वो
सिस्टम का प्रेशर क्या है, वो सिस्टम का वॉल्यूम क्या है, या वो कंटेनर वो उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, और नंबर ऑफ मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन की यहां पर बात हो रही है। तो ये सारे पैरामीटर्स यूज करके मैं एक सिस्टम को डिफाइन कर सकता हूं, एक आइडेंटिफिकेशन दे सकता हूं, एक आधार कार्ड दे सकता हूं अगर मुझे बोलना है तो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो द स्टेट ऑफ द गैस इन थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेसिफाइड बाय द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। मतलब आपको कभी भी क्या एटम्स और मॉलिक्यूलर लेवल में जाके देखने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा प्रेशर क्या है, मेरा प्रेशर क्या है, मेरा वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, इंटरनल एनर्जी वो सब क्या है, और इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी की बात हो रही है। अभी आप हम लोग बोलोगे कि ये इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी भाई मतलब ये क्या चीज होती है? इंटरनल एनर्जी हम लोग जिसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लो, इट इज बेसिकली आपका सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिला के जो टोटल सम बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो अगर आपको इधर लिखना है तो आप चाहिए तो यहां पर लिख सकते हो, इट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की यहां पर बात हो रही है। अभी ये जो एंट्रोपी जो वर्ड है, अगेन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है ये, आप केमिस्ट्री में और इसको अच्छे से सीख चुके हो या सीख सकते हो। फिजिक्स में उसका इतना अभी आपके पोर्शन में नहीं है, बट अगर आपको एंट्रोपी फिर भी समझना है, इट इज बेसिकली द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। यहां पर बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग रैंडमनेस ऑफ सिस्टम बोलते हैं। मतलब अगर आपने एक कंटेनर में, या ये वाला जो मेरा वॉल है या ये मेरा जो रूम है, इसके अंदर मैंने आपका गैस मॉलिक्यूल्स डाल दिया है, ये गैस मॉलिक्यूल्स कितने हड़बड़ाहट में घूम रहे हैं या कितना रैंडमनेस घूम रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एंट्रोपी यहां पर बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग और अच्छे से सीखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिक्स में या काइनेमैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब ये जो है, ये क्या अपना बॉटल जो है कितने रफ्तार से जा रहा है या कितना एक्सेलरेट कर रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका पाथ क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। बट थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ द सिस्टम, इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ द सिस्टम, बट ऑब्वियसली बात है कि मैकेनिक्स में हम लोग को क्या होता है, इसका ध्यान होता है। आई होप सो आपको ये थोड़ा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम की बात होती है। थर्मल इक्विलिब्रियम, अगेन यहां पर हम लोग दो वर्ड्स है, इसको दो वर्ड्स को अगर हम लोग तोड़ देंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल मतलब क्या? समथिंग रिलेटेड टू हीट, समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, यहां पर बात कर रहे हैं। अगेन फिर अभी दूसरा वर्ड आता है आपका इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम कौन सा वर्ड होता है? इक्विलिब्रियम मतलब जो चीज का रेट हो रहा है वो कुछ ना कुछ तो इक्वल है, मतलब कुछ तो इक्वल है। यहां पर हम लोग को ये बात समझ में आ रही है। अभी क्या इक्वल है, चलो हम लोग समझते हैं। नाउ जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको एक स्टेट, अगर आपको एक सिस्टम को अगर आपको डिफाइन करना है, आपको उसको एक आधार कार्ड देना पड़ता है, और वो आधार कार्ड उसके आइडेंटिफिकेशन वेरिएबल्स होता है कि नहीं? मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम हम लोग डिफाइन करते हैं। मैंने इसमें क्या क्या बोला था? उसमें आता है प्रेशर, आता है वॉल्यूम, आता है टेम्परेचर, आता है कॉन्सेंट्रेशन, आता है या कंपोजिशन या नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हो। तो अगर आपको बोलना है कि दो आधार कार्ड आपके इक्वल है, दो आधार कार्ड इक्वल है, तो इनमें क्या क्या इक्वल होना चाहिए? सिंपल सी बात है, प्रेशर आपका इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, वॉल्यूम आपका इक्विलिब्रियम में, टेम्परेचर आपका इक्विलिब्रियम में, और कंपोजिशन भी आपका इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका यही यहां पर बोल रहा है कि क्या? थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन एक्सेट्रा, जो चीज के बारे में बोल रहा था। कौन सा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन एक्सेट्रा, जिसके बारे में बोल रहा था। दैट कैरेक्टराइज द सिस्टम, कैरेक्टराइज मतलब दैट डिफाइन द सिस्टम, डू नॉट चेंज विथ टाइम। अगर ये चेंज नहीं हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम लोग बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आई होप सो क्लियर रहेगा ये अभी तक। फिर अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कब आप टू सिस्टम्स को थर्मल इक्विलिब्रियम में है करके बोल सकते हो। अभी मैंने बोला कि अगर इनका आइडेंटिफिकेशन जो है ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि दो सिस्टम है, आपने इनको कनेक्ट करके रखा है या जोड़ के रखा है या कांटेक्ट में करके रखा है, और इनके जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है या आधार कार्ड है, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन, मास, जो भी है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो अभी हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों सिस्टम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या है? टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ हीट बिटवीन देम व्हेन दे आर ब्रॉट इनटू थर्मल कांटेक्ट। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात हो रही है। अगेन आपका यहां पर हीट फ्लो, मतलब हीट फ्लो एग्जैक्टली होता क्या है? जब भी मैं बोलता हूं कि हीट फ्लो मतलब क्या होता है, हीट फ्लो कहां से कहां होता है? आपका हमेशा
हीट फ्लो हॉट बॉडी दैट इज हायर टेम्परेचर से लेकर लोअर टेम्परेचर तक ही होता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है। अब ये क्यों होता है हम लोग अगेन इसको एंट्रोपी में समझेंगे, उसको आगे देखेंगे। बट आपको इतना सा लॉजिक आपको पता होता है कि जो हीट एनर्जी या ट्रांसफर होता है हमेशा हॉट बॉडी से लेकर कोल्ड बॉडी या हायर टेम्परेचर से लेकर लोअर टेम्परेचर में आपका होता है। तो यहां पर उन्होंने बोला कि थर्मल इक्विलिब्रियम तब होगा जब भी आपका क्या है, नो नेट फ्लो होगा, मतलब हीट एनर्जी, आपका जो नेट हीट एनर्जी फ्लो हो रहा है वो आपका नहीं है, वो आपका जीरो है। तो ये जीरो कब होगा, जब आपका टेम्परेचर दोनों में सेम होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं तो हीट एनर्जी फ्लो क्यों होगा। तो मैं वही बोल रहा हूं ना, अगर दोनों का स्टेट ऑफ द गैस या स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम है देन क्यों आपका हीट एनर्जी फ्लो होगा। तो दोनों आपका क्या है, तभी वो वाले कंडीशन में दोनों सिस्टम्स आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इन लोग बात करें, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज दैट सेपरेट अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो बहुत सारे बाउंड्रीज के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो ये बाउंड्री समझने के लिए अब मैं आपको स्लाइड में आपको लेके जा रहा हूं। तो समझो यहां पर मैं एक बेकर लेने वाला हूं, यहां पर मैं एक अच्छा बेकर ले लूंगा। देखो यहां पर मेरा बेकर है, ये मैंने बेकर यहां पर मैंने ले लिया है, और ये बेकर के अंदर मेरे बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं। मैं जो बना लेता हूं, ये मेरे गैस के पार्टिकल्स हैं, मैं बना लेता जल्दी से कट। ठीक है, ये मैंने गैस के पार्टिकल्स मैंने बना दी, कुछ तो गैस अंदर भर के रखा है मैंने। तो यहां पर ये जो मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर लेता हूं, ये मेरा बेकर है, ये मेरा बेकर है, और ये बेकर के अंदर मेरे गैस पार्टिकल्स है, मेरे गैस पार्टिकल्स मैंने कुछ तो भर के रखा है। नाउ अभी मैं यहां पर स्टडी किस पे कर रहा हूं, मैं स्टडी ये बेकर पे कर रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा जो स्टडी है ये बेकर के अंदर मैं कर रहा हूं। मेरा पूरा ध्यान मेरा किधर है, बेकर के अंदर है। मेरा पूरा सिस्टम मेरा क्या है, मतलब ये है मेरा पूरा सिस्टम। अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो ये मेरा पूरा, ये हो जाएगा मेरा सिस्टम, ये हो जाएगा मेरा सिस्टम, ये हो जाएगा मेरा पूरा सिस्टम। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब ये बाहर का जो स्पेस है उसको नहीं बोल रहा हूं, ये बेकर को मैं बोल रहा हूं। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सिस्टम हो जाएगा, ये मेरा सिस्टम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और आपको भी बात समझनी है, ये पूरा का पूरा, मतलब अगर मैं ये पूरा बोर्ड अगर मैं ले लूं, पूरा दुनिया, पूरा यूनिवर्स या पूरा ब्रह्मांड जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं, उसको हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं, यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स। अगर आपने यूनिवर्स में से जिस चीज में अगर आप ध्यान दे रहे हो, जिस चीज में आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो उसको निकाल दिया, मतलब यूनिवर्स में से सिस्टम को निकाल दो, जो बचा कुचा चीज रहता है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। तो मतलब बाकी का जो जगह है, ये बाकी का जो जगह है, ये जो जगह है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग बोलते हैं, इसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। क्या आपको बात चमका? क्या आपको बात अच्छे से समझ में आ गया? तो अगर मुझे यहां पर इक्वेशन लिखना है तो मैं इक्वेशन आपको बहुत सिंपली लिखूंगा, दैट यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो जाएगा। ये आपका क्या है, इक्वेशन हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, वेयर द सिस्टम इज वेयर हम लोग जहां पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, और एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, और स्टेट ऑफ द सिस्टम को हम लोग जानते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गैस कंपोजिशन वो सब चेंज हो रहा है कि नहीं। और सिस्टम के अलावा जो बाकी का जो यूनिवर्स है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। नाउ मेनी एट टाइम्स आपका ये जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो सकता है कि एक बाउंड्री हो, ये बाउंड्री को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ये बाउंड्री मैंने बना दिया, ये जो डॉटेड लाइन है ये बाउंड्री को डिफाइन करता है। क्या है ये? बाउंड्री को डिफाइन करता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये मेरा बाउंड्री है। नाउ बाउंड्री भी आपके बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बाउंड्री भी आपके बहुत सारे प्रकार के हो सकता है। आपका एक इमेजिनरी बाउंड्री हो सकता है, या आपका एक फिजिकल बाउंड्री प्रेजेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपने इस पे एक ढक्कन डाल दिया हो, एक पैन डाल दिया, कुछ भी हो सकता है, या आपने इसको एक फ्लास्क से बंद कर दिया हो, वो भी हो सकता है। या हो सकता है कि एक इमेजिनरी बाउंड्री आपने डिफाइन करके रखा है। अभी बाउंड्री का काम क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट रखना होता है। बाउंड्री का काम क्या होता है? काम सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करके रखना होता है। काम किसका? आपका सराउंडिंग का। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अभी हम लोग ये बाउंड्री के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, ये बाउंड्री पे हम लोग स्टडी करेंगे। पहला बाउंड्री आपका, एक सेकंड जी, हाँ जी, आपका पहला बाउंड्री आपका एडियाबैटिक वॉल रहता है। अभी बाउंड्री और वॉल दोनों सेम वर्ड्स है यहां पर, ठीक है, दोनों एक ही चीज को यहां पर दर्शाते हैं। एडियाबैटिक वॉल की हम लोग बात करते हैं। आपको एक बात समझना है कि जब भी एडियाबैटिक वर्ड आ जाता है आपको एक वर्ड चमकना चाहिए, दैट इज इंसुलेटिंग। आपको वॉल समझना चाहिए, इंसुलेटिंग वॉल आपको समझना चाहिए। अगर इंसुलेशन हो रहा है तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर कभी भी नहीं होगा, हीट एनर्जी का ट्रांसफर आपका कभी भी नहीं होगा। सो एडियाबैटिक वॉल या एडियाबैटिक बाउंड्री एक ऐसा वॉल है, एक ऐसा इंसुलेटिंग वॉल है जो सिस्टम्स को सेपरेट करता है एंड इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी, और खास करके हीट एनर्जी
की बात हो रही है एक सिस्टम से लेके दूसरे सिस्टम तक। तो यहां पर अगर मुझे बोलना है, अगर मैं बोलूं कि यहां पर आपका एक सिस्टम है, आपका एक सिस्टम है और ये आपका एक और सिस्टम है, और इसके बीच में समझो ये मेरा एडियाबेटिक वॉल मैंने बना के रखा है, ये मेरा एडियाबेटिक वॉल है, एडियाबेटिक वॉल है, और ये टेम्परेचर T1 पे, ये टेम्परेचर T2 है। यहां पर आपका हीट एनर्जी का फ्लो दैट इज डेल्टा क्यू, क्योंकि डेल्टा क्यू, अपना क्यू क्या होता है, अपना हीट एनर्जी होता है, दैट इज फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। डेल्टा क्यू मतलब कितना आपका फ्लो कर रहा है, यहां पर अपना जीरो है, मतलब क्यों, क्योंकि T1 और T2 इवन दो डिफरेंट टेम्परेचर्स में बैठे हैं, यहां पर आपका हीट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि क्यों, एडियाबेटिक वॉल यहां पर लगा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो हम लोग एडियाबेटिक वॉल हमने समझ लिया। डायाथर्मिक वॉल, यहां पर डायाथर्मिक वॉल क्या डिनोट करता है मैं आपको बताता हूं। डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल आपको ये बात समझना है, इज ऑपोजिट ऑफ एडियाबेटिक वॉल या एडियाबेटिक वॉल, जहां पर इट अलाउस द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो अगर इसके बदले में मेरा डायाथर्मिक वॉल होता तो यहां पर हीट एनर्जी फ्लो होता, मतलब डेल्टा क्यू कुछ ना कुछ तो होता। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बस इतना सा बात आपको समझना था। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी अगेन यहां पर मैं आपके लिए डायग्राम लेके आया हूं। यहां पर चाहिए तो एक काम करो, इसको हम लोग भूल जाओ, डायाथर्मिक को भूल जाओ, ये जो यहां पर उन्होंने डेफिनेशन लेके आए हैं यहां पर, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, डायाथर्मल को भूल जाओ, हमारा ये एडियाबेटिक का यहां पर उन्होंने डेफिनेशन लेके आया है, ठीक है, ओके चलो। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, एक सेकेंड, ओके चलो, हाँ यहां पर उन्होंने क्या बोला, एडियाबेटिक वॉल्स डू नॉट परमिट एनी एनर्जी फ्लो, दे आर परफेक्ट इंसुलेटर्स। मतलब अगर ये अपना सिस्टम है और ये अपना एडियाबेटिक वॉल है, ये अपना क्या है, ये अपना एडियाबेटिक वॉल है, ये एडियाबेटिक वॉल है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो सराउंडिंग है कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर TS पे होगा, क्योंकि मैं सराउंडिंग TS बोल रहा हूं, और यहां पर ये जो है सिस्टम है ये खुद कुछ तो T0 पे कुछ तो होगा, तो ऑब्वियसली कुछ तो टेम्परेचर डिफरेंस है। आइडियली क्या होना चाहिए कि हीट फ्लो होना चाहिए, अगर सराउंडिंग ज्यादा गर्म है तो सराउंडिंग से सिस्टम पे हीट फ्लो होना चाहिए था, अगर अपना सिस्टम ज्यादा गर्म है तो सिस्टम से सराउंडिंग में आपका हीट फ्लो होना चाहिए था। बट अगर इन दोनों के बीच में एडियाबेटिक वॉल है तो आपका डेल्टा क्यू यहां पर आपका जीरो हो जाएगा, मतलब नो हीट फ्लो हो जाएगा, तो यहां पर एनर्जी फ्लो कुछ नहीं होने वाला। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बस इतनी सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका बेसिकली यही बोलता है, क्या तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूं, हम दोनों दोस्त है, ठीक है भाई, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, इसके वजह से ये दोस्त और वो दोस्त भी आपका सेम हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं, देखो, मतलब आप ऐसे समझ लो कि मैं ये बॉटल को एक आदमी समझ लो, ये बॉटल को एक आदमी समझ लो, और आप भी एक आप जो स्क्रीन में देख रहे हो आप भी एक मेरे दोस्त हो, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो मैं इसके साथ दोस्त हूं, मैं बॉटल के साथ दोस्त हूं, आप बोल रहे हो नहीं मैं भी बॉटल के साथ दोस्त हूं, आप क्या बोल रहे हो, हाँ हम भी बॉटल के साथ दोस्त है, तो ये दोस्ती की वजह से हम दोनों भी दोस्त हो गए। एक और बात बोल रहा हूं, मैं बॉटल के साथ दोस्ती करता हूं और आप क्या बोलोगे, हाँ मैं भी बॉटल के साथ दोस्त हूं, तो उसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, अरे तो ये तो हम दोनों की दोस्ती हो चुकी है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या तू मेरा दोस्त तू मेरा दोस्त हम दोनों भी दोस्त, बस ये है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पूरी दोस्ती पे टिकी होती है। देखो अभी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये बोल रहा है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पर क्या स्टेट करता है कि अगर ए और बी एक सिस्टम है, ए और बी दो सिस्टम है जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और उन्होंने बोला है कि वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी एक ऐसा सिस्टम, दो सिस्टम है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है और एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ, उन दोनों का स्टेट ऑफ द सिस्टम दोनों का सेम रहेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब हीट फ्लो आपका नहीं होगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि साथ ही साथ वो थर्ड सिस्टम के साथ भी इक्विलिब्रियम में बैठे हैं, मतलब ए और बी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है ही, और ए बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी भी आपका सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन ए और बी भी आपके क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। मैं आपको एक और बार यहां पर मैं रिपीट करता हूं, मतलब यहां पर क्या बोल रहा है कि यहां पर अगर सिस्टम ए जो है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम सी के साथ है, ठीक है भाई, मतलब यहां पर क्या बोलना चाहता हूं मैं, यहां पर यह बोल रहा हूं कि अगर ए जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम सी के साथ है, और यहां पर बी जो है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि देखो अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब इन दोनों का स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम होगा, हाँ, बी और सी भी अगर है तो इन दोनों का स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम होगा, हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है, तो ए और बी के बाद क्या स्टेट ऑफ द सिस्टम आपका सेम होना चाहिए, दैट इज द रीजन ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। बस यही था आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस बात खत्म। देखो
zeroth law of thermodynamics सीखते हैं। देखो वो क्या है, इफ यहां पर उन्होंने बोल रहा है कि इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब Q इज इक्वल टू 0, थर्मल इक्विलिब्रियम, डेल्टा Q आपका 0 है, हीट फ्लो नहीं हो रहा है, with the third then the two are in equilibrium with each other, then the two systems are in equilibrium with each other। अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है, अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है। देखो यहां पर सिस्टम ए और सिस्टम बी यहां पर है, और यहां पर मैंने एक एडियाबैटिक वॉल लगा के रखा है, एडियाबैटिक वॉल, उसके लिए यहां पर इंसुलेटर लगा के रखा है। ऑब्वियस सी बात है, तो सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच में कुछ ना कुछ भी आपका हीट फ्लो नहीं होगा, मतलब यहां पर आपके ये वाले कंडीशन में आपका क्या है, डेल्टा क्यू आपका 0 है, डेल्टा क्यू आपका 0 है, ठीक है भाई। बट साथ ही साथ यहां पर एक सिस्टम सी है, ये सिस्टम सी क्या है, सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच में आपने एक डायाथर्मिक वॉल लगा के रखा है, मतलब ऑब्वियसली बात है यहां पर हीट फ्लो होगा, यहां पर हीट फ्लो होगा, मतलब डेल्टा क्यू कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आपका वैल्यू देगा, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब कुछ ना कुछ तो हीट फ्लो यहां पर होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब ये होगा, ये डायाथर्मिक वॉल की वजह से, तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम ए और सिस्टम सी आपका क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, सिस्टम बी और सिस्टम सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने ये एडियाबैटिक वॉल को निकाल दिया, मैंने एडियाबैटिक वॉल को निकाल के मैंने एक डायाथर्मिक वॉल लगा दिया। तो डायाथर्मिक वॉल अगर मैंने लगा दिया, तो आप तब नोटिस करोगे कि सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच में क्या है कि आपका कोई भी हीट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो ए और सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थे ना, और बी और सी भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, तो ए और बी भी अभी एक साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। यहां पर यही फंडा जाता है। क्या आपको ये बात चमका? आगे बढ़ते। तो देखो ये अगेन जो भी मैंने यहां पर बोला हूं, जो भी यहां पर मैं बोल रहा हूं, यहां पर मैं इन्होंने यहां पर बेसिकली लिख के रखा है, और ये सब मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, आई होप सो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे हीट क्या होती है, हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की मतलब क्या होती है, और हम लोग इसको वर्क के साथ हम लोग रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीट डिफाइन करने से पहले टेम्परेचर भला क्या चीज होती है। टेम्परेचर अगर आपको जानना है, इट इज बेसिकली एक बॉडी कितना गर्म है, या इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब एक बॉडी कितना ज्यादा गर्म है या कितना ज्यादा ठंडा है, या उसमें कितना हीट नहीं है, उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग टेम्परेचर से हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और ये जो टेम्परेचर है, दिस इज अ डिसाइडिंग फैक्टर कि हीट फ्लो आपका कहां से कहां होना चाहिए, क्योंकि हीट फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लेकर लोअर टेम्परेचर तक जाता है। तो टेम्परेचर इज अ वेरी की वर्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पर इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अभी यहां पर बात हो रही है कि हीट क्या होती है। अगेन, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो फ्लो करती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगेन, तो यहां पर यही लिखा है, एक एनर्जी ट्रांसफर है या फ्लो ऑफ एनर्जी है, किसके वजह से? आपके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर हो सकता है, या दो बॉडीज के बीच में आपके हो सकता है, सिस्टम या सराउंडिंग या दो बॉडीज के बीच में आपके यहां पर हो सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। अभी इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी मतलब आप समझ लो कि यहां पर मैंने, समझो यहां पर एक बेकर ले लिया, यहां पर मैंने एक बेकर ले लिया, और ये बेकर में अब मैं गैस मॉलिक्यूल्स को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा जिससे कि आपको दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कर रहे होंगे? ये वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, या ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, या अलोंग जेड एक्सिस ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसके वजह से और ऑब्वियस बात है, ये तो रैंडमली ऐसे मूव भी कर रहे होंगे, और ये मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन बोलते हैं इसको, है कि नहीं? तो ऑब्वियसली बात है कि ये इतना हिलते जा रहे हैं, इतना फास्टली मूव भी कर रहे हैं, इसके वजह से ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही। हाँ भी, काइनेटिक एनर्जी होगा, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो एटम्स के बीच में ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस तो पैदा होगा ही। भाई ये भी तो सही बात है, तो ये जो अट्रैक्टिव और रिपल्शन फोर्सेस है, इसके वजह से क्या पैदा होगा? आपका पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पैदा होगा। ऑब्वियसली बात है, जहां पर तुम फोर्स लेके आओगे उधर तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट तो आएगा ही। तो ये रैंडमनेस के वजह से और ये ब्राउनियन मोशन के वजह से आपका काइनेटिक एनर्जी तो पैदा होगा, साथ ही साथ ये अट्रैक्टिव और रिपल्शन फोर्सेस के वजह से आपका पोटेंशियल एनर्जी भी पैदा होगा। तो आपका जो इंटरनल एनर्जी जो है, ये जो इंटरनल एनर्जी जो है, इट इज बेसिकली क्या होता है? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है?
क्या आपको ये बात एकदम क्लियर है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? अभी यहां पर हम लोग को ये वाला जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये मैं बोलने वाला हूं दैट इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द गिवन स्टेट ऑफ द सिस्टम। यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट को हम लोग अंडरलाइन करके रखेंगे दैट इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द गिवन स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसको आप जितना अंडरलाइन करके रखना चाहते हो अंडरलाइन करके रखो। मतलब ये बोलना चाहता है कि भाई तुम ये पर्टिकुलर इंस्टेंट में, ये पर्टिकुलर क्षण में बोलो कि प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेंपरेचर क्या है, कंपोजिशन क्या है, मास क्या है, या नंबर ऑफ मोल्स क्या है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये इंस्टेंट में बोलो, ये टाइम में बोलो, और वो टाइम के हिसाब से मैं इंटरनल एनर्जी बताऊंगा। अगर आपने थोड़ा सा भी आपने क्या स्टेट ऑफ द गैस चेंज कर लिया, प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम, टेंपरेचर, गैस कंपोजिशन कुछ भी चेंज कर लिया, आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही? वो पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए डिफाइंड होता है। ऑब्वियसली बात है, क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज कर लिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर, कंपोजिशन, नंबर ऑफ मोल्स, मास, कुछ भी चेंज कर लिया, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। और अगर ये चेंज हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। बस इतना से कंसेप्ट था, बस इतना ही था। ओके, अब फिर बात हो रही है कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन द गिवन स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ टेकन टू अराइव एट दैट स्टेट। मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब यहां पर इसको एक्सप्लेन करते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ते फिर एक्सप्लेन करता हूं क्या है। Thus the internal energy of a given mass of a gas depends on the state described by specific values of pressure, volume and temperature। यहां पर बताता हूं क्या हो रहा है। देखो, समझो यहां पर मेरे पास एक सिस्टम है, ये मेरे पास एक सिस्टम है, आपको दिख रहा होगा। और ये जो है आपका P1, V1 और T1 आपका इसका स्टेट है। इसका स्टेट अभी P1, V1, T1 है। ये पहले मैं बोल रहा हूं, पहले, एकदम पहले की बात हो रही है कि पहले जब ये था सिस्टम था, इसका P2, V2, T2 था, P2, V2, T2 था। और एक और इसका ले लेते हैं, कि क्या था ये P3, V3, T3 था। कुछ तो ऐसा आपका सिस्टम मैंने बना के रखा है। और मैं बोल रहा हूं कि मैंने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ तो मैंने प्रोसेस कर लिया, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस करके मैंने क्या कर दिया, मैं इसका स्टेट इधर लेके आया, ये वाली स्टेट तक लेके आया, P1, T1, P1, V1, T1 तक। और P3, V3, T3 को भी कुछ तो करके मैंने इसको पहले P2, P2 में कन्वर्ट किया, और मैं इसको कुछ तो करके मैंने इसको इधर भी मैंने लेके आया, इधर भी लेके आया हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास कितने रास्ते हैं? मेरे पास रास्ते हैं, ये मेरा पहला रास्ता है, ये मेरे पास दूसरा रास्ता है, ये मेरे पास तीसरा रास्ता है, और ये दूसरा रास्ता बेसिकली आप इसका इधर भी कनेक्ट हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, इधर इंटरनल एनर्जी कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा। बट आप इधर से इधर आओ, इधर से इधर आके इधर आओ, या इधर से इधर आओ, आपका इंटरनल एनर्जी ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ये पर्टिकुलर आधार कार्ड के लिए, ये पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के लिए सेम होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब अगर ये मेरा U1 है, ये मेरा U2 है, तो ये अगर मैं बोलूं ये मेरा U3 होगा, तो ये हमेशा मेरा U3 होगा। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिफिकेशन वेरिएबल्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द आधार कार्ड और द स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या आपको बात समझ में आ रही है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर, कंपोजिशन, मास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, तो यहां पर क्या है, इंटरनल एनर्जी यहां पर क्या बोली जा रही है कि इट इज बेसिकली आपका एनर्जी विद इन अ सिस्टम इवन इफ द एक्सिस्टेंस ऑफ द एनर्जी इज नॉट ऑब्वियस। अच्छा, मतलब यहां पर क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गैस मॉलिक्यूल्स कैसे डब्बे में देख रहे हो, आप इंटरनल एनर्जी को आप फील नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते हो, तो इट इज नॉट अ वेरी ऑब्वियस एनर्जी दैट वी आर कंसिडरिंग ओवर हियर। तो यहां पर एक अलग स्टेटमेंट में अप्रोच यहां पर गिवन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज था, उसके लिए मैं आपको लेके आया। तो इट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के आपको जो चीज मिलती है, आपको इंटरनल एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अभी हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल गैस और हम लोग रियल गैस के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइडियल गैस में अपना इंटरनल एनर्जी क्या होता है और रियल गैस में आपका क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। अभी आइडियल गैस में आपको एक बात समझना है कि देखो, आइडियल गैस जब भी हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस में आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आइडियल गैस में आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग बोलते हैं कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अट्रैक्टिव मतलब नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हम लोग बोलते हैं। ये आपका क्या है, आइडियल गैस है। तो अगर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस है ही नहीं, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगा? इज माई क्वेश्चन। सो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, ये तो मेरा जीरो हो जाएगा।
और मैं डिफाइन क्या कर सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं दैट इज इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अगर मेरे आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल मेरा जीरो है तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा मेरा इंटरनल एनर्जी की इक्वल। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आइडियल गैस के केस में मेरा इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाएगा। बस यही तो था, बस यही तो था। क्या आपको बात चमका? क्या आपको यह बात अच्छे से चमका? ठीक है नाउ, तो यही चीज यहां पर बोली गई है कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, अच्छा यहां पर देखो इसको लिखते हैं, internal energy depends on only on the temperature and in case of real gas internal energy depends on both temperature and volume। यहां पर मैं बताता हूं ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा क्यों बोला गया मैं आपको बताता हूं। तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई कि आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी आपका बस काइनेटिक एनर्जी के लिए इन्वॉल्व होता है और रियल गैस में आपका काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आपका यहां पर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हीट और वर्क के बारे में। यहां पर बोला गया क्या है वो, that heat and work in thermodynamics are not state variables। अब ये state variables क्या होते हैं भाई, ये कौन सा स्टेट वेरिएबल्स की बात हो रही है? यहां पर स्टेट वेरिएबल्स में बताता हूं, जैसे कि मैंने बोला स्टेट ऑफ द सिस्टम की बात हो रही थी, फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो सब स्टेट वेरिएबल्स में आते हैं। तो हीट और वर्क हम लोग स्टेट वेरिएबल्स में क्यों नहीं इंक्लूड करते, क्यों हम लोग उसको आइडेंटिफिकेशन या क्यों हम लोग उसको आधार कार्ड जैसे ट्रीट नहीं करते? दैट इज बिकॉज हीट और वर्क जो है, हीट आपका क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क क्या होता है, वो भी एक्चुअली एक एनर्जी का फॉर्म ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। और हीट और वर्क इज बेसिकली एक जरिया होता है, एक जरिया होता है, एक तरीका होता है, एक पाथवे होता है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो सिस्टम में, जिससे कि उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाए। मतलब मैं बताता हूं, बहुत आसान है। हीट और वर्क स्टेट वेरिएबल्स क्यों नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। हीट और वर्क स्टेट वेरिएबल्स इसलिए नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि दोनों एनर्जी का एक फॉर्म है, वो एक रीजन है। दूसरा है कि हीट और वर्क एक जरिया है, एक पाथवे है जिससे कि आप एक सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। और इंटरनल एनर्जी को चेंज करना मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम को चेंज करना, मतलब ये खुद स्टेट वेरिएबल्स नहीं है बट स्टेट वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैं इसको एक और पर्सपेक्टिव देता हूं। मतलब अगर मैंने सिस्टम में हीट मैंने डाला, ऑब्वियसली बात है कि अगर समझो यहां पर मेरे पास एक बेकर है, यहां पर एक बेकर है और ये बेकर को बंद करके रखा और ये गैस मॉलिक्यूल्स है और मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको मैंने आग जला दिया, यहां पर ये मैंने आग जला के रखा है। ऑब्वियसली बात है इसका हीट बढ़ेगा, हीट एनर्जी फ्लो होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके अंदर अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूं, इसको मैं जूम इन ऐसा करूंगा तो ऑब्वियसली बात है इसके जो गैस मॉलिक्यूल्स है, सॉरी मॉलिक्यूल्स जो है वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट करेंगे, एकदम फास्ट मूव करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसके वजह से इंटरनल एनर्जी भी आपका बढ़ गया। देखा, तो हीट और वर्क एक ऐसा जरिया है जिससे कि आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। तो एक और बात मैं बोल रहा हूं कि हीट और वर्क आपके स्टेट वेरिएबल्स नहीं है, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो उनको चेंज कर सकते हैं। कैसे? हीट दे दो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दो, तो आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। समझा? आगे बढ़ते नाउ वर्क के बारे में बात हो रही है। वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर बॉट बाय अ मींस moving the piston by raising or lowering some weight connected to it that do not involve such a temperature difference। अच्छा, यहां पर मैं बता रहा हूं अभी वर्क, हीट तो समझ लिया, वर्क क्या होता है। अभी ये वर्क मतलब आप ऐसा समझ लो, रुको, हाँ जी, आप ऐसा समझ लो कि हम लोगों ने ये वाला चीज देखा ही है, ये एक ऐसा एक सिस्टम है और यहां पर मैंने एक पिस्टन लगा के रखा और ये मेरे गैस मॉलिक्यूल्स है। अगर ये मैंने पिस्टन को दबाना शुरू कर दिया, मतलब ये पिस्टन इधर तक पहुंच चुका है, ऑब्वियसली बात है यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम दब गया, वॉल्यूम भी आपका कम हो चुका है, प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम आपका दब चुका है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आपका बढ़ना शुरू कर दिया, इंटरनल एनर्जी आपका बढ़ गया। बस यही तो मैं यहां पर बोल रहा हूं। क्या आपको समझ में आ रही है? तो देखो आगे बढ़ते हैं। The state of a thermodynamic system is characterized by its internal energy, not heat। मतलब यहां पर क्या बोल रहा है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो स्टेट होता है वो हीट के वजह से डिफाइन नहीं होता है, वो इंटरनल एनर्जी की वजह से डिफाइन होता है। हीट क्या होता है, जिससे कि इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हो आप। कभी भी आप ये नहीं बोलते ना कि ये पर्टिकुलर सिस्टम में 32 जूल्स ऑफ हीट है। भाई ये क्या होता है, तुम 32 जूल्स ऑफ हीट देते हो जिससे कि उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है या घटता है, जो भी है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, समझा? So a certain amount of heat is supplied to the system or a certain amount of work is done by the system or on the system। अब ये on by कैसा है वो समझेंगे, टेंशन मत लो, बट आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए हीट और वर्क क्या होता है, स्टेट वेरिएबल्स क्यों नहीं है। समझा? आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या मैं बोलूंगा द लॉजिकल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सच्ची बोलूंगा इट इज कॉल्ड, उसको बोलना चाहिए द लॉजिकल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पूरा लॉजिकल बेस्ड है, मैं आपको बताता हूं क्यों, ठीक है। देखो पहले इसका फालतू का स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको इसका क्या लॉजिक बता दूंगा। क्या है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द नेट हीट, मतलब क्यू के बारे में बात हो रहा है, डेल्टा क्यू के बारे में बात हो रही है, heat energy supplied to a system is equal to the sum of change in internal energy of the system and the work done by the system। भाई ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया ये, ठीक है। देखो अभी लॉजिक देखो, लॉजिक ये है कि डेल्टा क्यू, आपने कुछ तो हीट दिया सिस्टम को, कुछ तो हीट दिया, मतलब देखो ऐसा कुछ देखो कि क्या, ये मेरा बेकर है, ये मेरा बेकर है, और ये बेकर में एक पिस्टन है, ये अभी पिस्टन मैंने ऐसा लगा के रखा है, एक मिनट को, अरे हाँ जी, मैंने ऐसे पिस्टन ऐसे लगा के रखा है, इसको भी ऐसे मार लेते हैं, ओके, मैंने ऐसे पिस्टन मार के रखा है, और ये मेरे गैस है, हाँ ये मेरा गैस है, और ये मैंने इसको जलाना शुरू कर दिया, इधर जलाना शुरू कर दिया, ऐसा जलाना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर अभी मैं यहां पर डेल्टा क्यू दे रहा हूं, ऑब्वियस ही बात है यहां पर हीट एनर्जी फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू मैं दे रहा हूं, डेल्टा क्यू देने की वजह से ऑब्वियस ही बात है ये गैस मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट करेंगे, तो इसके वजह से इनका क्या पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से ये थोड़ा बहुत जो हीट है, ये जो डेल्टा क्यू मैंने जो दिया है, अरे जीरो नहीं, हाँ डेल्टा क्यू जो मैंने दिया है, ऑब्वियस ही बात है वो डेल्टा यू में थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, और ये एक्सपांड करना शुरू कर देगा। एक्सपांड करना शुरू करने की वजह से आपको जो पिस्टन का जो नया पोजीशन है वो किधर चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्सपांड किया, मतलब सिस्टम ने पिस्टन पे वर्क किया यहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है जो डेल्टा क्यू दिया था वो थोड़ा बहुत डेल्टा यू में चला गया, और ये जो वर्क करने में, ये जो डिस्प्लेस करने में जो वर्क लगा है वो उसमें कन्वर्ट हो गया। बस यही था आपका लॉजिकल लॉ, मतलब क्या, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बस यही था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही तो यहां पर लिखा है। नीट 2019 में इसके ऊपर पूछा था, डायरेक्टली पूछा था कि फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला आपको पूरा लॉजिकल पता होना चाहिए। डेल्टा क्यू हीट सप्लाई टू द सिस्टम, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बस ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है, बस यही तो था। अभी इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अरे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये रुको, हाँ जी, ये क्या लिखा है, ये वो बोल रहा है कि अगर समझो ये वाली इक्वेशन को मैंने डेल्टा यू के एस्पेक्ट में लिख दिया, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। जो डेल्टा यू है, मतलब मैं अगर समझो इसको ऐसा लिखूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू हाँ माइनस डेल्टा डब्ल्यू, मैंने इसको ऐसा लिखा। जो डेल्टा यू है ये आपका पाथ डिपेंडेंट ही नहीं है, ये तो स्टेट ऑफ द गैस पे डिपेंडेंट है, बट आपका डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू आपका पाथ डिपेंडेंट है, बट आप जब इन दोनों को माइनस करते हो आपको एक ऐसा चीज मिलता है जो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। देखो दैट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, समझ में आ रहा है? तो ये लिखा है डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू आर डिपेंडेंट ऑन पाथ टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट्स, बट डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डी इज पाथ इंडिपेंडेंट। यहां पर यही बोली, बहुत फैसिनेटिंग चीज है। तो मतलब आपने जब दो चीज को सब्ट्रैक्ट किया, जो पाथ डिपेंडेंट है, आपको एक ऐसा चीज मिला जो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, समझ में आ रहा है? बस ये आपको एक अच्छा चीज है। नाउ यहां पर साइन कन्वेंशन है, क्या है कि डेल्टा क्यू द हीट इज ट्रांसफर टू द सिस्टम, अगर आप सिस्टम में हीट दे रहे हो तो प्लस क्यू दोगे, अगर आप निकाल रहे हो ट्रांसफर कर रहे हो तो माइनस डब्ल्यू, अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे तो प्लस डब्ल्यू, और अगर आप वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मतलब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो माइनस डब्ल्यू। आप हमेशा सिस्टम के अंदर बैठ के देखो कि क्या हो रहा है, कि आप सिस्टम का वर्क कर रहे हैं तो प्लस डब्ल्यू, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है तो माइनस डब्ल्यू। बस ये आपको साइन कन्वेंशन ध्यान देना है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना आप समझ लो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। अब ये सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट कुछ भी हो सकता है, बस आप डेफिनेशन ध्यान से सुनना। The amount of heat required by a mass m या substance of mass m to raise the temperature by 1 degree is called as specific heat capacity। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी यही पर डेफिनेशन यही बोला है, the amount of heat required to raise the temperature of the unit mass of substance through 1 degree is called the specific heat capacity of the substance। क्या आपको बात समझ में आ रही है? Now यहां पर बहुत सिंपल सा चीज हम लोग यहां पर बोलने वाले हैं
यहां पर ये जो डेफिनेशन है ना, ये वाला जो चीज है, ये है आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये है आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखो यहां पर मैंने इसको अच्छे से लिख देता तो आपको समझेगा। दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड Q बाय अ यूनिट मास m, तो मैं डिवाइड बाय m कर दे रहा हूं टू रेस द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, या मुझे डेल्टा टी से अगर मुझे इंक्रीज करवाना है तो यहां पर मैंने डेल्टा टी लिख दिया, या इसको मैं लिख दूंगा S इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय m इंटू T2 माइनस T1, मैंने यहां पर बोल दिया T2 माइनस T1 यहां पर बोल दिया, और ये है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां पर ये बोला गया है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर, बस बात खत्म। और यहां पर आप इसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हो, ये Q क्या हो जाएगा, अरे एक सेकेंड, हाँ जी, Q क्या हो जाएगा, ये आपका जूल हो जाएगा, आपका मास क्या हो जाएगा, आपका kg हो जाएगा, और टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स हो जाएगा, केल्विन इनवर्स या केल्विन हो जाएगा। बस आपने अपना ऐसा यूनिट भी निकाल दिया, जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, तो आपने ऐसा यूनिट भी निकाल दिया है। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, भाई अभी सिंपल सी बात है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप मास के लिए बोल रहे थे, किधर गया मास, ये देखो मास के लिए आप बोल रहे थे, तो मोलार स्पेसिफिक हीट के लिए आ जाएगा 1 मोल के लिए या पर मोल के लिए। तो यहां पर डिफाइन करना कितना आसान हो गया, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड by 1 mole of a substance to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree is called molar specific heat capacity। यहां पर क्या लिखा है, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance through a unit degree is called the molar specific heat of the substance। बस बात खत्म। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम लोग उसको C से डिफाइन करते हैं, C से हम लोगों ने मोलर स्पेसिफिक हीट को हम लोगों ने क्या म्यू से हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, या नंबर ऑफ मोल से डिफाइन कर लिया, क्योंकि 1 मोल के लिए चाहिए मुझे। तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर मैंने क्या कर दिया कि S को मैंने, अरे इधर क्या भाई, हाँ जी, कि S को मैंने क्या, नंबर ऑफ मोल्स N से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, ये डेल्टा Q या डेल्टा Q डिवाइडेड बाय N इंटू डेल्टा T। बस यहां पर मोल्स के रिस्पेक्ट में यहां पर बात हो रही है, तो यहां पर आपको ये मिल चुका है, बस बात खत्म, ठीक है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहां पर बोल रहा है, बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, यहां पर बोल रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, बट नेचर ऑफ सब्सटेंस की वजह से ये आपका क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका चेंज हो सकता है। नाउ ये जो स्टेटमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। कंसीडर अ सॉलिड ऑफ n एटम्स, अगर आपके पास एक सॉलिड है जिसमें n एटम्स है, और ये एटम्स मैंने जैसे बोला वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन में, मीन पोजीशन में आपके वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इनका एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इन 1 डायमेंशन मतलब अगर आपके पास यहां पर एक लैटिस है, आपके पास ऐसा एक सॉलिड लैटिस है, ये आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जितने भी एटम्स होते हैं वो एक 1 डायमेंशन में अगर सब वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है 1 डायमेंशन में नहीं करते, बहुत सारे 3 डायमेंशन में करते हैं ये, तो ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, मैं 1 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, तो इनका एवरेज एनर्जी जो है यहां पर उन्होंने बोला है कि इन लोग हाफ केबीटी बोलते हैं, हाफ केबीटी। अब यहां बोलोगे अरे भाई ये केबी क्या होता है भाई, ये केबी मतलब आपका एक कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, पढ़ेंगे टेंशन मत लो। हाफ केबीटी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा बहुत अगर मैं आपको बोलूं, इसको आप इतना समझ लो कि R इज इक्वल टू, मतलब R अपना क्या हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय Na, R डिवाइडेड बाय Na दैट इज एवोगाड्रोस नंबर, आपको क्या मिल जाएगा, आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिल जाएगा। तो जब भी आप R को Na से डिवाइड करोगे तो आपको Kb मिल जाएगा, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो वो क्या नंबर है वो हम लोग उसको और सीखेंगे, टेंशन मत लो, अब उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना आपको बस हो गया। बट अगर मैं देखो यहां पर एवरेज एनर्जी इन्होंने क्या बोला है, 1D में आपका हाफ केबीटी आता है, बट अगर आप 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हो यहां पर आपको क्या आता है, 3 केबीटी आपको आता है, 3 केबीटी आपको यहां पर आ रहा है, और यहां पर T टेम्परेचर आपका केल्विन में होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। नाउ ये जो है ये 3 डायमेंशंस में उन्होंने क्या बोला, एवरेज एनर्जी यहां पर बोला 3 केबीटी, उन्होंने एवरेज एनर्जी यहां पर बोला है। तो अगर मुझे 1 मोल के लिए चाहिए, यहां पर 1 मोल के लिए चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको या Na मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने Na से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो सिंपल सी बात है, Kb इंटू Na आपका R यहां पर आ रहा है, मैंने अभी क्या बोला था, दैट R इज इक्वल टू R नहीं भाई, मतलब R डिवाइडेड बाय Na, मुझे क्या बोला था, मैंने Kb बोला था, यही तो मैंने बोला था। तो अगर आप देखोगे 3 kBt में अगर आप Na मल्टीप्लाई कर रहे हो तो Na इंटू Kb क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, तो उसके लिए वजह से आपको 3RT यहां पर मिल गया, 3RT मिल गया, टोटल एनर्जी आपको यहां पर मिल चुका है। तो देखो अभी आपको ये बहुत सिंपल सा आपको एक चीज लगेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब ये P डेल्टा V कहां से आया मैं आपको बताता हूं।
पी डेल्टा वी आपकी क्या से आया, देखो मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं। हाँ जी, ये ऑब्वियस ही बात है, यहां पर कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम आपका चेंज हुआ होगा, यहां पर ये कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम आपका चेंज हुआ होगा, मतलब ये पहले V1 था फिर ये V2 हो गया, इसका वॉल्यूम एक्सपांड किया होगा। और अगर मैं आकर ठीक है, मैं इसको ऐसा कुछ बोल देता हूं कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम दैट इज चेंज इन वॉल्यूम को, प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर को मैं लिख सकता हूं फोर्स इंटू एरिया, कुछ तो लिख सकता हूं। अरे देखो ऐसा ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे छोड़ो, प्रेशर को मैं लिखूंगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। और मेरा वॉल्यूम मेरा क्या होता है, अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं, ऑब्वियस सी बात है मेरा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मेरा एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब ये इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, रुको इसको ऐसे लिखते हैं, रुको, दैट इज पी डेल्टा वी को मैं लिख रहा हूं, पी डेल्टा वी को लिख रहा हूं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इंटू डेल्टा वी को क्या लिख सकता हूं, दैट इज एरिया इंटू सम डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था, डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था ऐसा लिख सकता हूं। ये कट हो गया, तो F इंटू डी क्या आ रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मेरा वर्क आ रहा है, मेरा वर्क आ रहा है। तो हम आपको अभी बात समझ में आ गया होगा कि ये जो डेल्टा W है उसके जगह पे पी डेल्टा वी कैसे आया होगा, पी डेल्टा वी कैसे आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर आपका जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है दैट इज सीपी जो होती है, इसको आप सीपी बोलते हो, इसको आप डिफाइन करते हो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से। इसके डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना ध्यान दो कि जो सीपी होता है वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। और यहां पर कांस्टेंट प्रेशर में आपका डेल्टा क्यू और डेल्टा यू आपका बस आपका इक्वल हो जाता है, तो डेल्टा यू डिवाइड बाई डेल्टा टी आपका हो गया। इसके लिए आपका जो वैल्यू आता है वो आपको 3R आता है, तो बेसिकली आपका टी कैंसिल हो जाता है, तो आपको 3R आपका आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पर सीपी का वैल्यू मिल जाएगा 3R, ये आपको उतना ध्यान रखना है। नाउ अभी हम लोग बात करते हैं मेयर्स रिलेशन के बारे में। ये मेयर्स रिलेशन आपको ध्यान रखना है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर आर रिलेटेड एज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू Cr। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी देखते हो और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी देखते हो। कांस्टेंट प्रेशर में Cp बोलते हैं उसको, कांस्टेंट वॉल्यूम में हम लोग Cv बोलते हैं, और इन दोनों के रिलेशन आता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको आता है। और ये रिलेशन को हम लोगों ने नाम दे दिया, क्या है, मेयर्स रिलेशन हम लोगों ने नाम दे दिया है। हम लोग समझा, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यहां पर बोला है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। कितना मास का, 1 मास का, यूनिटरी मास का हो सकता है, यूनिटरी मास बाय कितना, बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। नाउ यहां पर जब भी मैं 1 डिग्री बोलता हूं, यहां पर इन्होंने एक रेंज को स्पेसिफाई किया और वो रेंज है आपका 14.5 से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखो, यहां पर उन्होंने कैलोरी भी यूज कर लिया, क्योंकि कैलोरी हम लोग पहले जमाने में यूज करते थे। कैलोरी इज यूज्ड एज यूनिट ऑफ हीट, अर्लियर इट वाज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यहां पर बोला है। बट उन्होंने फिर क्या बोल दिया, इसको और उन्होंने डिफाइन कर लिया, क्या है, 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। यहां पर उन्होंने एक रेंज भी यहां पर डिफाइन कर लिया है, मतलब 14.5 से 15.5 से आपको हीट जितना आपको देना पड़ेगा वो उतना आता है आपका 1 कैलोरी, उन्होंने यहां पर डिफाइन कर लिया है। और यहां पर आपको एक बात जानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो 1 कैलोरी जो होती है वो आपका 4.2 जूल्स या 1 कैलोरी आपका, ये अप्रोक्सीमेट होता है, अगर आपको इक्वल एकदम अच्छे से इक्वल देना है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आपका 4.2 जूल्स होता है, बट आपको एकदम अप्रोक्सीमेट आपको एकदम परफेक्ट देना है तो ये हो जाएगा 4.18 जूल्स आपका हो जाएगा। ठीक है, 4.18 जूल्स आपका इसका कन्वर्जन आपका वैल्यू आपको ये निकल के आता है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट यहां पर हम लोग समझते हैं। तो यहां पर जैसे कि मैंने बोला कि स्टेट ऑफ द सिस्टम करके कोई चीज होती है, एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ सम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स एंड दीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन, मोल्स, कंसंट्रेशन, एवरीथिंग। द थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स और एक होता है आपका इंटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स आपके वो वेरिएबल्स होते हैं जो आपका साइज ऑफ द सिस्टम पे आपके डिपेंड करते हैं, आपके साइज ऑफ द सिस्टम पे आपका क्या होता है, डिपेंड करता है। मतलब ये होता है इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, मास, हीट एनर्जी, डेल्टा क्यू, वो सब। अब ये कैसे मैं बताता हूं। इंटेंसिव वेरिएबल्स वो होते हैं जो आपके साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, मैं आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं।
मतलब समझो यहां पर मैंने एक रूम ले लिया और ये रूम का समझो मेरा, अभी मैं यहां पर ये सब ले लेता हूं, मेरा वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है मेरा, कुछ ना कुछ तो मास है, और कुछ ना कुछ तो प्रेशर भी है, कुछ प्रेशर है, और टेम्परेचर है, और डेंसिटी मेरा रो है। समझो मैंने क्या कर दिया, मैंने ये सिस्टम को मैंने आधा तोड़ दिया। मैंने क्या कर दिया, मैंने आधा टिक करके तोड़ दिया, ये लो तोड़ दिया। अभी ये वाले हिस्से में ऑब्वियसली मैं बोलूंगा ना कुछ तो वॉल्यूम V1 हो जाएगा। अरे यार ये क्या हो गया, ऑब्वियसली बोलूंगा वॉल्यूम V1 हो जाएगा, और ये वाले हिस्से में बोलूंगा वॉल्यूम V2 हो जाएगा। ये वाले हिस्से में मास M1 हो जाएगा, यहां पर कुछ तो M2 हो जाएगा, मेरा मास चेंज हो चुका है। बट क्या मैं बोलूंगा प्रेशर चेंज हो जाएगा? क्या मैं बोलूंगा प्रेशर चेंज होगा? भाई ऑब्वियसली बात है, इधर जितना प्रेशर होगा इधर भी इतना ही प्रेशर होगा। इधर अगर मेरा टेम्परेचर T है, इधर भी मेरा टेम्परेचर T होगा। डेंसिटी ऑफ गैस जो इधर रो होगा तो इधर भी रो ही होगा ना, चेंज थोड़ी होगा। भाई सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है। अगर आपके रूम में अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, मैंने यहां पर एक दीवार खड़ा कर दिया, एक पूरा दीवार खड़ा कर दिया, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा, नहीं, ये अभी भी 25 होगा, ये अभी भी 25 होगा। तो यहां पर हम लोग एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल्स को हम लोग ऐसे करते हैं। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन आए तो क्या करने का, एक दीवार खड़ा कर दो और सोचो कि क्या चेंज होगा कि नहीं, और आपको पता चल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक इंटेंसिव वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिया, अरे किधर है भाई, हाँ जी, इंटेंसिव वेरिएबल को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक एक्सटेंसिव वेरिएबल के साथ, तो आपको हमेशा एक एक्सटेंसिव वेरिएबल मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में, या द आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो आपने छोटे क्लासेस में पहले से सीखा है। हम लोग किसके बारे में देखेंगे, PV = nRT के बारे में हम लोग देखेंगे, where P is the pressure of the gas, V is the volume of the container in which the gas is placed, N is number of moles, R is basically universal gas constant, T is the temperature of the gas। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस भाई क्या होता है? स्टैटिक मतलब जो हिल ही नहीं रहा है, क्वाजी मतलब धीरे धीरे, तो मतलब क्या धीरे धीरे हिल ही नहीं रहा है, हाँ ये कैसे हो सकता है? ठीक है, क्वाजी स्टैटिक मतलब अगर आप अभी समझो क्या है कि अभी देखो ऐसे समझो कि आपने, इसके लिए मैं इधर मैंने बनाया था, हाँ जी, मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले समझो पिस्टन अपना ऊपर था, ये नीचे नहीं था, ऊपर नहीं था, ऊपर ही था। मैं धीरे धीरे पिस्टन को मैं नीचे कर रहा हूं, एकदम धीरे, इतना धीरे कि मैं अगर उसको थोड़ा सा भी हिलाया ना, सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम में रहेगा पूरा। अगर मैं थोड़ा सा भी प्रेशर लगाया ना, अभी भी इक्विलिब्रियम में होगा, थोड़ा सा भी लगाया ना, अभी भी इक्विलिब्रियम होगा। मतलब इतना हिला रहा हूं कि पूरा जो चीज है ना इक्विलिब्रियम में अभी भी रहेगा, मतलब ये पूरा चीज अभी भी इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मैंने झट से ऐसा कर लिया, ऑब्वियसली बात है ये वाले कंटेनर, ये वाले पार्ट का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और ये वाले पार्ट का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, और नया इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए उसको टाइम लगेगा। तो ये अपना क्वाजी स्टैटिक नहीं होता है। क्वाजी स्टैटिक मतलब मैं इसको धीरे धीरे ले रहा हूं कि मतलब सिस्टम में फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो देखो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। इट इज एन आइडियलाइज्ड प्रोसेस इन विच एन एवरी स्टेज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये एक आइडियल है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ऐसा थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है, सॉरी आइडियली पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बस आपके ऑन बुक आपका थियरम है, या ऑन बुक आपका प्रोसेस होता है। During this process, the system changes its variable PTV, obviously by the state variables, so slowly that it remains in thermal and mechanical equilibrium with its surrounding throughout। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चेंज करो, बट ऐसा चेंज करो, इतना धीरे धीरे चेंज करो कि हमेशा इक्विलिब्रियम में पाया जाए। समझा? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस ये रहा। आइसोथर्मल प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस के बारे में सीखेंगे। आइसो मतलब क्या है? इक्वल। थर्मल मतलब क्या है? टेम्परेचर सेम, कुछ तो टेम्परेचर के बात यहां पर हो रही है। तो अगर टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हो रहा है देन, या कांस्टेंट रखा है, देन आपका क्या होगा? यहां पर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। मतलब यहां पर आपका डेल्टा टी जो है वो आपका 0 है, नो चेंज इन टेम्परेचर। इट इज अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट। तो देखो अगर मेरा टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रखा है, आइडियल गैस इक्वेशन लेके आओ। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT यहां पर बोला है। तो इफ टेम्परेचर इज मेरा कांस्टेंट, तो ये मेरा nRT पूरा मेरा कांस्टेंट हो जाएगा।
तो यहां पर मुझे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहां पर मिल रहा है। और अगर मेरा PV मेरा कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम यहां पर मिल रहा है। और यहां पर एक और चीज मिल रहा है कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां पर एक चीज मिल रही है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें आपने क्या है, आपने अपने केमिस्ट्री में पहले से सीखा हुआ 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगेन मैंने आपको यही बोला, डेल्टा 0 तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 मिलेगा, और इसके आगे आप बोल सकते हो इज इक्वल टू कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो। और वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगेन डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं मैं, ये अगेन अगर आप इसको डेराइव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, दैट इज वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V से आप कर सकते हो, आप इसको आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपका आराम से हो जाएगा, इसमें ज्यादा अपना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल फॉर्मूला बोल रहा हूं, फाइनल फॉर्मूला आपका यही आएगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू म्यू आर टी ln म्यू आर टी लॉन V2 डिवाइडेड बाई V1। अभी यहां पर ध्यान दो, V2 डिवाइडेड बाई V1, ये वाले इसमें देखो P1, अरे यार इस पे आप ध्यान दोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V1 आ रहा है, ये आप ऐसा लिख सकते हो। तो V2 डिवाइडेड बाई V1 के जगह पर P1 डिवाइडेड बाई P2 लिख सकते हो। तो आपको एक और फॉर्मूला आएगा, दैट वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज म्यू आर टी लॉन ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू म्यू आर टी लॉन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P2। कैसे सब्स्टिट्यूट किया, ये वाले इधर से सब्स्टिट्यूट किया। क्या आपको समझ में आ रही है? लॉग के टर्म्स में लिखना है तो 2.303 इंटू 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो और लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना हमको पता है। नाउ अभी उन्होंने बोला है कि दो केस बन सकते हैं, एक है आपका फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा हो गया, एक्सपांड कर गया है, तो यहां पर वर्क आपका पॉजिटिव वर्क हो रहा है। अगर उल्टा हो रहा है, मतलब आपका इनिशियल वॉल्यूम आपका ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम है, मतलब कम हो गया होगा वॉल्यूम, यहां पर वर्क नेगेटिव हो गया होगा। वर्क नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम अगर वर्क करेगा तो पिस्टन को आगे खींचेगा ना, अगर पुश करेगा तो ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो सिस्टम पे कोई वर्क कर रहा है, सराउंडिंग वर्क है, तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर यही बोल रही है यहां पर। तो दैट इज वॉल्यूम फाइनल अगर ग्रेटर है वॉल्यूम इनिशियल से, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, मतलब विच मींस द गैस अब्सॉर्ब्स हीट, यहां पर बोला गया है, गैस अब्सॉर्ब्स हीट यहां पर बोला गया है। और ऑब्वियस बात है, गैस हीट अब्सॉर्ब करेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, वो ये एनर्जी इसकी वजह से क्या करेगा, ये पुश होगा पिस्टन, यहां पर यही बात हो रही है। बट अगर कंप्रेशन हो रहा है तो इसको हम लोग आइसोथर्मल कंप्रेशन बोलते हैं। मतलब क्या, वर्क इज डन ऑन द गैस बाय द सिस्टम या बाय द एनवायरमेंट एंड हीट आपका यहां पर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यही बात हो रही है, यही बात एकदम लॉजिकल। जब भी आप इसको पूरा लॉजिकली समझोगे ना, ये हम लोग को देखने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल लगेगा ये आपको, समझा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ उन्होंने क्या बोला है, सिंस फॉर एन आइडियल गैस यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब यहां पर बोल रहा है कि जो आइडियल गैस के केस में आपका जो इंटरनल एनर्जी बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इंटरनल एनर्जी पे यहां पर चेंज हो ही नहीं रहा है आपके आइसोथर्मल प्रोसेस पे, डेल्टा यू आपका 0 है। तो उसके केस में आपका डेल्टा यू आपका 0 हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, हमको ये पता है। और ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। मतलब वो बोल रहा है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, आपको ये बोल रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू आपका ओनली टी पे डिपेंड करता है, और इंटरनल एनर्जी पे कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। डेल्टा यू आपका 0 है तो ये आपका 0 हो गया, तो डेल्टा क्यू आपका क्या हो रहा है, डेल्टा डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गया। मतलब जितना भी आपने हीट एनर्जी दी है पूरा वर्क डन में आपका कन्वर्ट हो चुका है, पिस्टन को आपको आगे बढ़ाने के लिए आपका कन्वर्ट हो चुका है। So heat supplied in an isothermal change is used to do work against the external surroundings। यहां पर यही हम लोग को पता चल रहा है। अभी हम लोग पीवी इंडिकेटर और इंडिकेटर डायग्राम देखेंगे, या हम लोग इसको आइसोथर्म्स भी बोलते हैं, ये कर्व को। अभी देखो यहां पर क्या है, द प्रेशर वॉल्यूम कर्व, अरे किधर गया भाई, फॉर अ फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एन आइसोथर्म। मतलब प्रेशर वॉल्यूम कर्व कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ को हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं, यहां पर बोला गया है। कभी भी आपके टू आइसोथर्म्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना कि यहां पर ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, और एक और बात आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो पीवी आपका कांस्टेंट आता है, तो इसका मतलब है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसमें आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है आपका P और V के बीच में। तो यहां पर आपको जो भी आपका कर्व दिख रहा है पूरा आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको यहां पर मिल रहा है। स्लोप ऑफ द आइसोथर्म कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहां पर आपका है ऑब्वियसली स्लोप हम लोग tan थीटा से डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स। तो यहां पर y में p है और x में v है, तो dp बाई dv हो गया, और इसमें आपको क्या आया है माइनस p बाई v आपको आया है आइसोथर्मल के प्रोसेस में। नाउ यहां पर आपको दिख रहा होगा ये आपका एक आइसोथर्म है, ये आपका दूसरा आइसोथर्म है, ये आपका तीसरा आइसोथर्म है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इधर आपका ये आपका स्लोप है, ये आपका ये वाला स्लोप है और ये आपका ये वाला स्लोप है। जैसे ही अगर आपको दिख रहा होगा कि ये कम टेम्परेचर में, ये ज्यादा टेम्परेचर में, ये और ज्यादा टेम्परेचर में, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है इन तीनों आइसोथर्म में से ज्यादा टेम्परेचर किस में है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ज्यादा टेम्परेचर में होता है। देखो इसको ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ लेना या समझ लेना कि आपको बात समझ में आ रही है। और P और V के बीच में जो आपका जो एरिया बनता है, ये जो कर्व का जो एरिया बनता है वो आपको वर्क देता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इंटीग्रेशन, अरे यार प्रेशर थोड़ी, वर्क डन इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V, यही होता है। तो इन दोनों के बीच में का जो एरिया है वो आपको क्या वर्क डन देगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, बस यही तो है। स्पेसिफिक हीट, अच्छा स्पेसिफिक हीट में अगर आपको एक समझना है, स्पेसिफिक हीट का उन्होंने कैसे डिफाइन किया था? स्पेसिफिक हीट इज बेसिकली आपका C से डिनोट करना था Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा T, मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिटरी मास बाय 1 डिग्री, वो होता है आपका स्पेसिफिक हीट। तो इसमें आइसोथर्मल में आपका डेल्टा टी आपका जीरो होता है, नो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी जीरो हो गया तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टी जीरो हो गया तो Q डिवाइडेड बाय जीरो विच इज बेसिकली इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब स्पेसिफिक हीट आपका क्या हो रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दो उसको। देखो क्या है, पीवी ग्राफ को आपको बीटी ग्राफ और पीटी ग्राफ में आपको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ग्राफ अगर देखोगे, यहां पर आप देखोगे 3 और 2, ये जो 3 और 2 वाला पाथवे, ये वाला जो पाथवे है उसमें आपका प्रेशर आपका कांस्टेंट है, उसमें आपका क्या है, प्रेशर आपका कांस्टेंट आपको दिख रहा है। साथ ही साथ 1 से लेके 3 वाला जो पाथवे है उसमें आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। और जो 1 से लेके 2 है उसमें आपका क्या है, वो आपका एक आइसोथर्म है, जहां पर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा टी आपका जीरो है, डेल्टा टी आपका जीरो, आपको समझ में आ गया। बस आपको ये इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, वॉल्यूम और टेम्परेचर का आप ग्राफ आराम से बना सकते हो। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। ये आपका वो वाला ग्राफ आपको दिख रहा होगा, देखो इसमें क्या है, 3 और 2 में आपका क्या है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। 1 और 3 में क्या है कि आपका वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। 1 से लेके 2 वाले पाथवे में आपका क्या है, डेल्टा टी आपका जीरो है, क्योंकि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो अभी देखो सिंपल सी बात है, V और T में चाहिए वॉल्यूम और टेम्परेचर में। सबसे पहले 1 और 3 का देखो, 1 और 3 में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, दैट इज द रीजन 1 और 3 में देखो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है भाई। फिर ध्यान दो, यहां पर हम लोग बात करेंगे 1 से लेके 2 में आपका डेल्टा टी जीरो है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो 1 से लेके 2 में देखो टेम्परेचर अभी चेंज नहीं हो रहा है, देखो टी सेम वैल्यूज मिल रहा है बस। फिर P और V में देखो, ये 1 और 2 में आपका क्या है, ये किधर गया जी, नहीं 1 और 2 में नहीं, हम लोग अभी किधर थे, हाँ जी, ये 3 और 2 में आपका क्या हो रहा है, बेसिकली 3 और 2 में अगर आप ध्यान दोगे, यहां पर उन्होंने क्या लिखे कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है, अभी देखो ध्यान से सुनो, मैं अभी करने क्या वाला हूं। प्रेशर अगर कांस्टेंट है, अगेन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में ले रहा हूं, पीवी से एनआरटी, आपको V और T में ग्राफ पूछा है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू एनआरटी डिवाइडेड बाई P करूंगा तो ये एनआर और P पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, P कांस्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो मुझे एक लीनियर ग्राफ मिलना चाहिए, और उसके वजह से यहां पर मुझे एक लीनियर ग्राफ मिला है, यहां पर मुझे मिला है। समझा आपको वो स्ट्रेट लाइन क्यों आया, समझा, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब डेल्टा क्यू मेरा क्या है, जीरो है, नो हीट फ्लो यहां पर हो रहा है, डेल्टा क्यू इज जीरो। तो एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। नीट 2019 में यहां पर ये पूछा जा चुका है। इन दिस प्रोसेस PVT चेंजेस बट द डेल्टा क्यू डज नॉट चेंज, मतलब स्टेट वेरिएबल्स आपका चेंज हो रहा है बट आपका डेल्टा क्यू अभी भी जीरो है, हम लोग को समझ में आ चुका है। नाउ एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको एक बात ध्यान देना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट मिलता है, जहां पर गामा जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड गामा इज इक्वल टू CP डिवाइडेड बाय CV आपको यहां पर मिलता है। इसके थोड़े और वेरिएशंस भी होते हैं कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, PV रेस टू गामा को आप
टी वी रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हो, या इसका एक और आपका वेराइटी आपका हो सकता है, दैट इज उधर मैंने लिखा है, दैट इज पी रेस टू वन माइनस गामा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपको यहां पर मिल रहा है गामा, ठीक है, यहां पर ये आपको मिल रहा है। तो आपके इसमें बहुत सारे आपके ऐसे वैरायटी हो सकता है, बट फाइनली आपको ध्यान देना है कि इसका वर्क क्या आ रहा है। वर्क आपको अगर आप ध्यान देना है, इट इज बेसिकली म्यू आर डेल्टा टी, एक मिनट को, म्यू आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। और आप देखो, आप इसमें अगर ध्यान दोगे म्यू आर टी वन, इधर 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 ही मैं प्रूव कर लेता हूं, दैट इज इसको आप क्या लिख सकते हो, पी वन वी वन इज इक्वल टू म्यू आर टी वन आप लिख सकते हो, और पी टू वी टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू आर टी टू लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो कि नहीं। तो म्यू आर टी वन को आपने पी वन वी वन लिख दिया, म्यू आर टी टू को आपने पी टू वी टू लिख दिया, बस ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको आंसर मिल गया। दैट इज म्यू आर डेल्टा टी डिवाइड बाय गामा माइनस वन इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको ध्यान रखना है। और ये उनका इंडिकेटर डायग्राम है, ये इनका इंडिकेटर डायग्राम है आइसोथर्म में, पीवी कर्व में आपको अगेन आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल रहा है। और इसमें अगर आप ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जो टैन थीटा जो आपको मिल रहा है, जो स्लोप मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है माइनस ऑफ गामा इंटू पी डिवाइड बाई वी, माइनस ऑफ गामा इंटू पी डिवाइडेड बाई वी। आपको आइसोथर्मल में माइनस ऑफ पी डिवाइड बाई वी मिल रहा था, यहां पर एक गामा से आपने एक मल्टीप्लाई कर लिया, गामा से मल्टीप्लाई कर लिया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। नाउ अगर आप ध्यान दोगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज द क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर डेल्टा क्यू आपका जीरो हो गया, तो यहां पर आपको क्या आ रहा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू आपको यहां पर आ रहा है, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको यहां पर ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा, यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव मतलब क्या है कि सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, तो यहां पर आपको डेल्टा यू नेगेटिव आ रहा है। क्यों? सो द टेम्परेचर डिक्रीजेस, दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। मतलब यहां पर बोल रहा है कि अगर आपने वर्क डन पॉजिटिव किया, मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया है, आपका ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, बट डेल्टा यू नेगेटिव हो गया। डेल्टा यू नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपका कूलिंग होता है। समझ में आ रहा है? अगर डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा यू आपका पॉजिटिव हो चुका है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोड्यूसेस हीटिंग। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बट नाउ स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, डेल्टा क्यू आपका जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी होता है। अभी डेल्टा क्यू आपका जीरो है, तो C भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस यही तो बात है, यही तो बात है। आगे बढ़ते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मुझे सबसे फेवरेट लगता है, सबसे फेवरेट लगता है, क्यों बताता हूं। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब क्या है, या आइसो वॉल्यूमिक भी बोल सकते हो, आइसो वॉल्यूमिक भी, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है। यहां पर आपका डेल्टा वी आपका जीरो होता है, आपका डेल्टा वी आपका जीरो होता है, मतलब वर्क डन जो होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल्टा वी। अभी पी डेल्टा वी जीरो है, तो वर्क डन आपको क्या आ गया, वर्क डन आपको जीरो आ गया, बस बात खत्म। वॉल्यूम ही आपका कांस्टेंट है, उसके लिए तो आपको ग्राफ देखो क्या मिल रहा है, हीटिंग हो या कूलिंग हो, आपको ग्राफ आपको क्या स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, वॉल्यूम कांस्टेंट, और इसके नीचे का एरिया क्या है, जीरो है, वर्क डन यहाँ पर जीरो आ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर यही सेम चीज यहाँ पर बोला है, सेम चीज यहाँ पर बोला है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। So in isocoric cooling, pressure and temperature both decrease, hence delta Q, delta U both negative. Isocoric expansion में pressure and temperature both increase, hence delta Q and delta U are both positive. बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर अभी हम लोग बात करते हैं आइसोबेरिक में, ऑब्वियस बात है यहाँ पर वर्क डन कुछ है ही नहीं, वर्क डन आपका जीरो आ रहा है, तो वही तो मैंने यहाँ पर लिखा। अभी बात करते हैं आइसोबारिक में, मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पर आपका क्या है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रोसेस इन विच प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी देखो प्रेशर अगर कांस्टेंट हो रहा है, तो देखो प्रेशर कांस्टेंट मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर आप देखोगे प्रेशर अगर मेरा कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू एनआरटी डिवाइडेड बाय P हो रहा है ना। तो एनआरपी आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक लीनियर ग्राफ मिलना चाहिए, जो हम लोग को लीनियर ग्राफ अपना यहाँ पर मिल भी रहा है, लीनियर ग्राफ आपको मिलना चाहिए, दैट इज V और T के बीच में, V और T के बीच में हम लोग को यहाँ पर एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। तो आप क्या बोल सकते हो, V डिवाइडेड बाई टी आपको एक कांस्टेंट आ जाएगा, V डिवाइडेड बाई टी आपको एक कांस्टेंट आ जाएगा, यही तो हम लोग को पता है, यही तो हमको पता है। और यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर आपका आइसोबारिक प्रोसेस में आपका प्रेशर आपका कांस्टेंट है, वर्क डन का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आता है। क्या है वो फॉर्मूला, देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज वर्क डन इज P इंटू डेल्टा V, या
क्या कर सकते हो, पी वी टू को क्या लिख सकते हो, म्यू आर टी टू लिख सकते हो, या पी माइनस ऑफ पी वी वन को क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ म्यू आर टी वन लिख सकते हो। तो अब ये भी आप चाहिए तो आप लिख सकते हो, बस बात खत्म। समझ में आया? अभी पी और वी के बीच में अगर आपको स्लोप चाहिए, यहां पर आपका स्लोप हमेशा जीरो आएगा, आपका स्लोप हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका प्रेशर आपका कुछ हो ही नहीं रहा, चेंज हो ही नहीं रहा, आपका प्रेशर आपका कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद वॉल्यूम कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो स्लोप आपको यहां पर जीरो आ रहा है, बस यहां पर यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी देखो ध्यान से, इन आइसोबारिक एक्सपांशन, आइसोबारिक मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन में टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव सिंस वॉल्यूम इंक्रीजेस, हेंस वर्क डन एंड हीट फ्लो इन द सिस्टम इज पॉजिटिव। बहुत एक्सप्लेनेबल चीज है, यहां पर ज्यादा दिमाग फोड़ने की जरूरत नहीं। वैसे ही आइसोबारिक कंप्रेशन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो क्या हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, वो आपका नेगेटिव चेंज हो रहा है। ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा क्यू आपका दोनों आपका नेगेटिव हो चुका है। अगेन यहां पर बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेबल चीज है, मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन पहले अब मैंने कर लिया हूं, तो यहां पर अपने टच करने की जरूरत नहीं। आगे साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या, घूम फिर के उधर आओ, घूम फिर के उधर आओ, इधर था इधर था इधर था इधर था इधर था इधर था इधर, वापस इधर चले जाओ, जिस स्टेट से शुरू किए थे वो स्टेट में वापस चले जाओ। डिस्प्लेसमेंट जीरो इज अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, जहां से शुरू किया वापस इधर लेके आ जाओ। Following are the important points related. As the initial and final states are the same, delta U is zero for the cyclic process. क्यों भाई? Delta U is path dependent नहीं है, पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, डेल्टा यू आपको पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, ऑन द स्टेट वेरिएबल्स। तो इनिशियल स्टेट में जो स्टेट वेरिएबल्स थे, आप घूम फिर के वही स्टेट वेरिएबल में आए हो, तो क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा? नहीं होगा, डेल्टा यू आपका जीरो हो जाएगा। बात समझा? समझा? आगे बढ़ते हैं। टोटल हीट अब्सॉर्ब इक्वल्स द वर्क डन बाय द सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपका हीट अब्सॉर्ब हुआ है वो आपको क्या हो जाएगा, आपको वर्क डन बाय द सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं बताता हूं क्यों। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां पर डेल्टा यू आपका जीरो है, ये जीरो हो गया, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो रहा है, मतलब जितना भी हीट आपने अब्सॉर्ब किया वो सब कन्वर्ट हो गया हीट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, यहां पर यही लिखा है। समझा? ओके। वर्क डन during the cyclic process can be computed from an area enclosed by the cycle on the PV curve। बहुत सिंपल है, यहां पर अपने को ज्यादा कुछ नहीं, PV कर्व का एरिया, उससे आपको वर्क मिलेगा, एरिया मिलेगा। इफ द साइकिल इज क्लॉकवाइज, साइकिल अगर क्लॉकवाइज है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, इफ द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। बस यहां पर साइन कन्वेंशन यहां पर बात हो रही है, आई डोंट थिंक सो यहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन की कुछ जरूरत है। आगे बढ़ते। ओके, यहां पर आप अगर देखोगे कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक कर्व्स की बात हो रही है, तो अगर यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने यहां पर बोला कि व्हेन कंप्रेस्ड टू द सेम वॉल्यूम, मतलब यहां पर एक ए वाला कर्व है, एक बी वाला कर्व है, इसको रुको, हाँ, एक ए वाला कर्व है, एक बी वाला कर्व है। ये सबसे पहले बी वाला जो कर्व है हायर प्रेशर पे था, ए वाला लोअर प्रेशर पे था, और एक V1 पे थे, ये V1 पे थे। मैंने इनको सेम वॉल्यूम तक लेके आया, V2 तक लेके आया, सेम वॉल्यूम हम लोग V2 तक लेके आया, और बेसिकली इन लोग सेम प्रेशर तक भी आ चुके हैं। आपका ए वाला आपका आइसोथर्मल हो रहा है, और बी वाला कर्व आपका एडियाबैटिक हो रहा है। ये आप थोड़ा ध्यान दो, ये आपको थोड़ा ध्यान दो, मैं आपको बताता हूं। इधर आप देखोगे फाइनल प्रेशर जो है, अगर आप इधर ध्यान दोगे, फाइनल प्रेशर जो है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये अपना इनिशियल पोजीशन है, ये अपना फाइनल पोजीशन है। अगर आप यहां पर देखोगे, ये मेरा इनिशियल पोजीशन में आप अगर देखोगे मेरा प्रेशर दोनों सेम था, बट जब आप इसको आप खींच के लेके जाओगे तो क्या पर क्या हो रहा है, प्रेशर मेरा इंक्रीज हो चुका है, पीबी मेरा ज्यादा है पीए से, और वॉल्यूम अगर आप देखोगे, सॉरी टेम्परेचर आप देखोगे, यहां पर मेरा टीए मेरा लेस देन टीबी आ रहा है। अभी ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, बहुत सिंपल से मैं बताता हूं। देखो फाइनल प्रेशर मेरा ज्यादा है, किधर मेरा ज्यादा है, पीबी का ज्यादा है, ए से मेरा कम है, ए से कम है मेरा पीबी के कंपैरिजन में, इतना मैं बोल सकता हूं पक्का। इसके वजह से मैं क्या बोल सकता हूं, इसके वजह से मेरा टेम्परेचर भी मैं ये पक्के से बोल सकता हूं कि मेरा जो टीए होगा मेरे टीबी से मेरा क्या होगा, कम होगा। ये मैं पक्के से यहां पर मैं बोल सकता हूं। एंड साथ ही साथ ये पूरा ये सेम कंडीशन की वजह से बोल सकता हूं, वर्क डन बाय ए विल ऑलवेज बी लेस देन वर्क डन बाय बी। समझ में आ रहा है ना? दूसरा केस लेते हैं, व्हेन एक्सपांडेड टू द सेम वॉल्यूम फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट, फाइनल प्रेशर आपका भी क्या आ रहा है, देखो टीए ग्रेटर देन पीबी आ रहा है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, पीए ग्रेटर देन पीबी, मतलब देखो क्या हो रहा है कि यहां से हम लोग सेम स्टेट से शुरू किए थे, ये इनिशियल है ये फाइनल है,
तो यह सेम स्टेट से शुरू किए थे, आइसोथर्मल कर्व लिया, तो ये क्या हो रहा है, ज्यादा प्रेशर पे आपका पहुंच रहा है और यहां पर आपका कम प्रेशर में पहुंचा, दैट इज पीए ग्रेटर देन पीबी। तो इसके वजह से टेम्परेचर भी मेरा ज्यादा हो जाएगा ए और बी के कंपैरिजन में, ए का ज्यादा हो जाएगा बी से, और यहां पर इसके वजह से मैं बोलूंगा वर्क डन बाय ए विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन बाय बी। यहां पर मुझे मिल रहा है, क्या आपको बस समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा केस है, हम लोगों ने ये आइसोथर्म्स में हमने सीख चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लास्ट टॉपिक है आपका, कार्नोट आपका निकल चुका है, उसके लिए आपका लास्ट टॉपिक है एंड फिर चैप्टर खत्म। क्या है यहां पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? आपको बस इतना जानना है कि आपका हीट जो है हमेशा हॉट बॉडी से लेके कोल्ड बॉडी तक की फ्लो होगा, कभी भी कोल्ड बॉडी से लेके हॉट बॉडी तक फ्लो नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है। कभी भी आप, मतलब अगर आपको हीट को फ्लो करवाना है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक, तो आपको और उसमें वर्क करना पड़ेगा, तो ये ऑपोजिट होगा, नहीं तो रिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी जो नेचुरल प्रोसेस है वो क्या है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी आपका हीट एनर्जी फ्लो हो जाएगा। बस ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दैट इज। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हीट इंजन सब निकल चुका है। आपको बस समझना है कि देखो, हाँ, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose result is the transfer of heat from a colder body to a hotter body। वो अपना थोड़ा यहां पर मिस हो चुका है, ये बॉडी यहां पर लिखा है, बॉडी मतलब कभी भी आपका हीट फ्लो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक होगा नहीं, क्योंकि ये एक नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यहां पर देखो, यहां पर अगर ये T1 मेरा हॉट बॉडी है, T2 मेरा कोल्ड बॉडी है, हमेशा हमेशा मेरा क्या होगा, मेरा डेल्टा क्यू का डायरेक्शन यही होगा, हॉट बॉडी से लेकर कोल्ड बॉडी तक। अगर मुझे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक लेके आना पड़ेगा, इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वर्क और एनर्जी देना पड़ेगा, फिर इधर चला जाएगा। बट इतना मेहनत कौन करता है भाई, समझ में आ रहा है? और एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होता है जब भी आप क्या करते हो, आप हीट एनर्जी फ्लो करवाते हो, एंट्रोपी रैंडमनेस आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको बस वो स्टेटमेंट ध्यान देना है जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। अगर आपको निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच में पढ़ना है, नीट 2027 को टारगेट करना है, 9999 में आप पढ़ सकते हो, जल्दी से जाके एनरोल करना। फिर ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ सकते हो 2999 में, प्लीज जाके आप जल्दी एनरोल कर लेना। फिर हम लोग टीम टाइटन से भी आप पढ़ सकते हो, अनअकैडमी नीट के बेहतरीन चैनल में, दैट इज चैनल के टीचर से, दैट इज 5999 में आप जल्दी से जाके पढ़ सकते हो। बट साथ ही साथ इसी के साथ हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, हीट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही जल्द हम लोग ऑसिलेशंस और वेव्स के साथ मिलेंगे। बट टिल देन, दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट मार्वल्स। आई होप सो हम लोग एक और एकेडमिक या नॉन एकेडमिक वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ, सायोनारा।